हेलो दोस्तों, आज हम संविधान और शासन में भारत के न्यायपालिका देखने वाले हैं। भारत के न्यायपालिका ये आपके सिलेबस में साफ साफ इसका मेंशन है और इसमें सर्वोच्च न्यायालय जिसे सुप्रीम कोर्ट बोला जाता है, इसे उच्चतम न्यायालय भी बोला जाता है, और फिर उच्च न्यायालय हाई कोर्ट, ये दोनों इस वीडियो में मात्र एक ही वीडियो में खत्म हो जाएगा। तो वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। फॉरेस्ट गार्ड और फॉरेस्टर दोनों के सिलेबस में इसका मेंशन है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय। देखिए, भारत की जो न्याय व्यवस्था है ये एकहरी है, ये याद रखिएगा। इसमें एकहरी न्याय व्यवस्था है, तो साफ साफ यहाँ से दे सकता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भारत की न्याय व्यवस्था कैसा है, एकहरी है, ठीक, और एकीकृत है। यहाँ पर याद रखिएगा, जैसे पिरामिड के समान यहाँ की न्याय व्यवस्था है, ऐसे आप देखिएगा, ऐसे पिरामिड के समान। सबसे ऊपर पर जो है ये सर्वोच्च न्यायालय है और सबसे बेस में जो होता है ये जिला न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय होता है, ठीक। फिर उसके ऊपर आता है उच्च न्यायालय जो अलग अलग राज्यों में है, और सबसे ऊपर स्थित है जो वो सर्वोच्च न्यायालय है। तो एकीकृत है और एकहरी है। सर्वोच्च शिखर पर भारत का उच्चतम न्यायालय है। सर्वोच्च शिखर पर देखिएगा तो ये उच्चतम न्यायालय यहाँ पर स्थित है। उच्चतम न्यायालय दिल्ली में स्थित है। उच्चतम न्यायालय कहाँ पर स्थित है, तो दिल्ली में स्थित है, ये भी याद रखिएगा। उच्चतम न्यायालय के गठन, यहाँ पर देखिए, उच्चतम न्यायालय के गठन, स्थापना, अधिकारिता, शक्तियों के विनिमय से संबंधित विधि निर्माण की शक्ति किसको दिया गया है, संसद को दिया गया है। कि उच्चतम न्यायालय के गठन, स्थापना, अधिकारिता, इसका अधिकार क्षेत्र क्या होगा, इसका शक्ति क्या होगा, ये सभी जिम्मेदारी किसको सौंप दिया गया है, ये संसद को सौंपा गया है। और संसद में जब भी संसद नाम लेते हैं तो इसके तीन भाग आता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, तीनों मिलकर संसद का निर्माण करते हैं। आगे चलते, उच्चतम न्यायालय के गठन संबंधी प्रावधान। जो उच्चतम न्यायालय के गठन संबंधी प्रावधान है, उच्चतम न्यायालय, ठीक, जिसे हम लोग सर्वोच्च न्यायालय भी बोलते हैं, जिसे हम लोग सुप्रीम कोर्ट भी बोलते हैं, ठीक, इसका जो है ये अनुच्छेद 124 में दिया हुआ है। अनुच्छेद 124 पढ़िएगा, इसी में आपको इसके गठन के बारे में प्रावधान दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय के, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, संविधान के अनुसार, यहाँ पर देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार शीर्ष न्यायपालिका यहाँ के सर्वोच्च न्यायालय है। जो शीर्ष न्यायपालिका है, इसके सबसे ऊपर जो न्यायपालिका है, जिसके पास सबसे ज्यादा शक्ति है, वो कौन है, सर्वोच्च न्यायालय है, ठीक। संविधान के अनुसार इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश होंगे और अधिक से अधिक 7 न्यायाधीश होते हैं, ठीक। ये शुरुआत में प्रावधान जब संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, उसके बाद क्या था, एक मुख्य न्यायाधीश थे और 7 जो थे अन्य न्यायाधीश थे, यह हमारे भारत के सर्वोच्च न्यायालय में। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ा, आपको वैसे वैसे केसों की संख्या भी बढ़ती गई, काम भी बढ़ते गया, इसलिए आपको जो उसमें जज हैं सुप्रीम कोर्ट के या सर्वोच्च न्यायालय के, उनकी संख्या भी बढ़ाना पड़ा। तो संसद कानून द्वारा न्यायाधीशों की संख्या में परिवर्तन कर सकती है, यह अधिकार दिया गया था संसद को। और इसी अधिकार को उपयोग करते हुए संसद ने न्यायाधीशों की संख्या में समय समय पर बढ़ोतरी की जा रही है। जैसे 1956 में जो कि 11 थे, 1960 में कितने हो गए, 14 हो गए इसकी न्यायाधीशों की संख्या। 1978 में कितना हो गए, 18 हो गए। और 1986 में कितना हो गए, 26 हो गए न्यायाधीशों की संख्या। और वैसे ही 2008 में 21 फरवरी 2008 को एक आपको कानून आया, उसके अंतर्गत इसको बढ़ाया गया और आपको कितना कर दिया गया, 2009 में ये आपको बढ़ाकर 26 से 31 कर दिया गया। और फिर आप देखिएगा, पिछले साल 2019 में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाया गया और एक मुख्य न्यायाधीश होंगे और 33 अन्य न्यायाधीश होंगे, ठीक। पहले क्या था, इससे पहले 2008 वाला प्रावधान में 30 आपको अन्य न्यायाधीश थे और एक मुख्य न्यायाधीश में इसके 31 टोटल थे। लेकिन फिर पिछले साल आप देखिएगा 2009 में बढ़ाया गया और एक मुख्य न्यायाधीश समेत 33 अन्य न्यायाधीश, कुल मिलाकर 34 जो हो जाएंगे न्यायाधीशों की संख्या है। किसमें, तो हमारे सर्वोच्च न्यायालय में। और कौन ये बढ़ाता है, इसका अधिकार किसको दिया गया है, संसद को दिया गया है। तो सब पॉइंट आप याद करते चलिए या नोट करते चलिए। मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो नियुक्ति हमारे महामहिम राष्ट्रपति करते हैं, ठीक। राष्ट्रपति भारत के प्रथम नागरिक भी होते हैं, यह भी याद रखिएगा। तो मुख्य न्यायाधीश के साथ साथ अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, यह हमारे महामहिम करते हैं, राष्ट्रपति। मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश से परामर्श अवश्य लेता है। देखिए, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा तो राष्ट्रपति करेगा, लेकिन मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर जब सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश होंगे उनकी नियुक्ति करेगा तो वो मुख्य न्यायाधीश से भी पूछेगा, उससे परामर्श लेगा कि इनकी नियुक्ति हम सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के तौर पर कर रहे हैं। अभी अरविंद बोबड़े जो है ये हमारे मुख्य न्यायाधीश है, ठीक। इससे पहले रंजन गोगोई थे 46वें, उससे पहले दीपक मिश्रा थे 45वें। तो ऐसे कर आप देखिएगा, तो ये सब मुख्य न्यायाधीश का मैंने नाम बताया आपको। अभी 47वें मुख्य न्यायाधीश अरविंद बोबड़े हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता क्या होनी चाहिए, सबसे पहले यहाँ पर आता है योग्यता की बात। तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, सबसे पहले तो इंडियन सिटीजन होना चाहिए, भारत के नागरिक होना चाहिए, कम से कम 5 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका हो। कम से कम 5 वर्ष जो है, ये 5 साल जो है, किसी उच्च न्यायालय, जो अलग अलग राज्यों में उच्च न्यायालय होते हैं, जैसे बिहार में उच्च न्यायालय पटना है जो कि 1916 में स्थापित हुआ था। तो अलग अलग उच्च न्यायालय है, उसमें 5 वर्षों तक न्यायाधीश रह चुके हैं, या कम से कम 10 वर्षों तक किसी उच्च न्यायालय में वकालत कर चुके हैं। 10 वर्षों तक किसी उच्च न्यायालय में वकालत कर चुके हैं। या यह भी हो सकता है कि राष्ट्रपति की नज़र में वो सुविख्यात
विधिवेता हो, कानून विशेषज्ञता हो, वो आपको राष्ट्रपति की नज़र में तो वो भी बनाए जा सकते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है, तो इसलिए अनुच्छेद 124 याद रखिएगा, जो भी प्रावधान किया गया अनुच्छेद 124 में। इस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीशों से जिनसे परामर्श करना चाहे या जिनसे परामर्श करना हो वो आवश्यक समझे, परामर्श करने के पश्चात उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करेंगे। ठीक, तो उनको मन जिससे परामर्श करना चाहते हैं, या तो आपको सर्वोच्च न्यायालय के भी आपको न्यायाधीश से परामर्श कर सकते हैं, या राज्य के उच्च न्यायालयों से न्यायाधीश से भी परामर्श कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर नियुक्ति के मामले में। अब इसी अनुच्छेद में यह भी कहा गया है कि मुख्य न्यायाधीश से भिन्न किसी न्यायाधीश की नियुक्ति में भारत के मुख्य न्यायाधीश की जरूर परामर्श किया जाएगा। ठीक, अब देखिए जो मुख्य न्यायाधीश है उसके हटा दिया जाए, अन्य न्यायाधीश जो होते हैं सर्वोच्च न्यायालय में, उसकी नियुक्ति के लिए आपको मुख्य न्यायाधीश से नियुक्ति किया जाएगा, राष्ट्रपति करेगा। ये पहले भी मैंने आपको बताया, ये आर्टिकल 124 में ही दिया है, इसलिए मैं दो बार आपको बता रहा हूँ, इसे मत भूलिएगा। संविधान में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में अलग से कोई प्रावधान नहीं किया गया है, कि अलग से कोई प्रावधान है कि मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं उनके अलग से कोई ऐसे संविधान में प्रावधान नहीं किया है, सबको एक साथ ही प्रावधान कर वर्णन किया गया है आर्टिकल 124 में। ठीक, ये याद रखिएगा। कार्यकाल और वेतन क्या होगा, ये इनका कार्यकाल कितना होता है, ठीक, टेन्योर, और वेतन क्या होता है, पेमेंट जो, ये सब देख लिया जाए। ठीक, तो यहाँ पर देखिए सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रह सकते हैं। तो ये 65 वर्ष याद रखिएगा, कौन कौन, तो मुख्य न्यायाधीश भी और अन्य न्यायाधीश भी ये 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं सर्वोच्च न्यायालय के। सुप्रीम कोर्ट की हम बात करें, इसके उच्चतम न्यायालय के, ध्यान रखिएगा। 65 वर्ष की आयु के पूर्व भी वो राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देकर मुक्त हो सकते हैं। मिसकी अगर चाहें कि वो 65 वर्ष नहीं चाहते नौकरी करना और चाहते पहले ही हटने के लिए, तो वो राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र दे सकते हैं। ठीक, नियुक्ति जो करते हैं या राष्ट्रपति ही करते हैं, और जो त्याग पत्र भी दे सकते हैं वो राष्ट्रपति को दे सकते हैं। राष्ट्रपति उनको अवकाश प्राप्ति से पूर्व भी संसद द्वारा पारित महाभियोग प्रस्ताव के बाद पद से हटा सकते हैं। देखिए महाभियोग तो पूर्णतः वर्णन नहीं है, लेकिन ऐसा ही कोई प्रावधान है जो कि आर्टिकल 61 के तहत राष्ट्रपति को जैसे हटाया जाता है, वैसे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश को भी या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को भी हटाने का ऐसा ही प्रावधान है, जिसे हम लोग आम भाषा में महाभियोग कर देते हैं। इसे महाभियोग लिखा हुआ नहीं है। ठीक, तो ये अगर चाहे कि समय से पूर्व भी किसी न्यायाधीश अगर कोई गलत काम कर रहा है सर्वोच्च न्यायालय को, उनको हटाना चाहे तो ये प्रक्रिया के तहत हटाया जा सकता है। ठीक, अभी तक इस प्रक्रिया के तहत किसी को हटाया नहीं गया है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के वेतन जो है, अभी वेतन जो बढ़ाया गया था पिछले साल, तो मुख्य न्यायाधीश का जो वेतन है ये 2.5 लाख कर दिया गया है, पहले 1 लाख था। और अन्य न्यायाधीशों का वेतन, माफ कीजिएगा 2.5 लाख नहीं, 2,80,000 है, जो कि मुख्य न्यायाधीश का वेतन है, ये साफ साफ लिखा हुआ है। और जो अन्य न्यायाधीश है, जो कि आपको देखिए, एक मुख्य न्यायाधीश है अभी और 33 अन्य न्यायाधीश है, तो ये जो एक मुख्य न्यायाधीश है उनका वेतन जो होगा अभी 2,80,000 होगा, और जो ये 33 अन्य न्यायाधीश है इनका वेतन क्या होगा, 2.5 लाख होगा प्रति माह। ठीक, ये याद रखिएगा। और पेंशन सीधे इसके आधा मिलता है, पेंशन अगर देने की बात हुई तो आधा मिलता है इसका। सर्वोच्च न्यायालय के वेतन और भत्ते भारत के संचित निधि पर भारित होती है। ध्यान से देखिएगा, भारत की किस निधि पर, संचित निधि पर। यह क्वेश्चन सब पूछा हुआ है, इसलिए मैं कलर कर दिया हूं, जो कि आपको आसानी से याद कर सकते हैं इसे। तो ये संचित निधि पर भारित होता है। सामान्य परिस्थितियों में न्यायाधीश के कार्यकाल में उनके वेतन और भत्ते कम नहीं किए जा सकते हैं, सुरक्षा प्रदान किया जाता है सामान्य परिस्थिति में। लेकिन ऐसा कुछ परिस्थिति आता है जैसे वित्तीय आपातकाल, तो ये आपको वित्तीय आपातकाल जो आर्टिकल 360 के तहत आएगा, आपातकाल मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, तो उस समय हो सकता है कि इनके वेतन और भत्ते कम किए जा सकते हैं। उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र, जो उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र आता है, अब इसका कार्य क्या होता है, अधिकार क्षेत्र के बारे में बार बार क्वेश्चन बनते हैं, और बहुत साधारण भाषा में मैं आपको समझाऊंगा, जो कि एक बार में आपको याद हो जाएगा, 2-3 बार देखिएगा तो आसानी से रिवीजन भी हो जाएगा आपका। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। देखिए प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में बड़ा लोगों को कन्फ्यूजन होता है। ये देखिए इसका नाम से ही पता चल रहा है, प्रारंभिक मीन्स कि अगर कोई भी काम होगा तो सबसे पहले इसके पास ही ये आएगा, इसलिए ये क्षेत्राधिकार को क्या होगा, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार होगा। इसके अलावा ये काम को कोई दूसरा कर ही नहीं सकता है, दूसरा काम ये कर ही नहीं सकता है, यही एक ऐसा है जो कि ये कर सकता है। जैसे क्लास के मॉनिटर होते हैं ना, तो ये क्लास को एक मॉनिटर बनाया जाता है जो कि सबको देख रेख करते हैं, ठीक, मॉनिटरिंग करने के लिए। तो वो अकेले होता है, ऐसा नहीं क्लास में बहुत से मॉनिटर बनाए जाते हैं, नहीं, अगर वो नहीं रहता है तो उसके जगह पर कोई काम कर सकता है, लेकिन एक बनाया जाता है। वो आपको क्या होता है, वो उसका प्रारंभिक क्षेत्राधिकार होता है मॉनिटर का, कि शांति व्यवस्था बनाए रखे अपने क्लास में, और जो भी शांति व्यवस्था बनाने के लिए उसको उचित दंड देना हो वो भी दे सकता है। अगर आप सीबीएसई के स्कूल में पढ़े होंगे तो देखेंगे, अगर बिहार वाला भी स्कूल, जैसे बिहार बोर्ड, हम लोग जैसे बिहार बोर्ड से ही पढ़े हैं, तो कभी कभी हम लोग में भी देखने को ये मिलता था, जो तेज लड़के होते थे उनको मॉनिटर बनाया जाता था, लेकिन ऐसा कोई बात हो तो उनको नहीं मानता था, ऐसा देखने को आप लोगों को भी मिलता है। तो ये प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है कि मीन्स उसके पास ये इस स्पेशल क्षेत्राधिकार है, इसके उसके पास ही ये क्षेत्राधिकार है, ये जो अधिकार है उसके पास है, उसे प्रारंभिक क्षेत्राधिकार कहा जाता है। जैसे साधारण भाषा में
उच्चतम न्यायालय के आरंभिक अधिकारिता संविधान के अनुच्छेद 131 में वर्णित है। 131 जो है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का अर्थ क्या होता है, देखिए साफ साफ दिया है, वैसे मुकदमे जो किसी दूसरे न्यायालय में ना जाकर सीधे सर्वोच्च न्यायालय में आते हों। समझ में आ गया कि सीधे क्या होंगे, वो सर्वोच्च न्यायालय में आएंगे, सीधे उस पर सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार है, वही प्रारंभिक क्षेत्राधिकार आता है। अब इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, अब आप आसानी से समझ लीजिएगा कौन कौन अधिकार आता है। ठीक, देखिए सबसे बड़ा है सर्वोच्च न्यायालय है, दिल्ली में स्थित है, सभी आपको सबसे ऊंचे पायदान पर है। ठीक, सबसे ऊंचे पायदान पर यहाँ पर स्थित है। पहले मैं आपको समझा देता हूँ। अब मान लीजिए कि कोई घर में, अगर मान लीजिए हमारे घर है, ये मान लीजिए हमारा घर है, ठीक, नीचे हम लोग आपके मेरे मान लीजिए हम लोग हैं, मेरे ऊपर पापा लोग हो गए, ठीक, मिस के पापा मम्मी ये दो हो गए, और मेरे ऊपर एक दादाजी जिंदे हैं। तो कभी भी आप देखिएगा कि जो दादाजी बोलते हैं वो नीचे की तरफ जाता है और यही लागू होता है। कभी भी कोई भी जाएगा तो सीधे दादाजी के पास जाता है कि दादाजी अब बताइए इस पर क्या निर्णय होगा, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस भी है इस मामले में और उनको ज़्यादा शक्ति भी प्राप्त है, क्योंकि उनके ही नीचे के औलाद है सभी। ठीक, तो वैसे ही आप बस साधारण भाषा में समझ लीजिए कि अगर भारत सरकार तथा एक से अधिक राज्यों के बीच उत्पन्न विवाद, मान लीजिए कि ये भारत सरकार हो गया, ये भारत सरकार और यहाँ पर बिहार और यूपी है, अगर इन दोनों के बीच में विवाद होता है तो ये विवाद को कौन सुलझाएगा, तो ये सर्वोच्च न्यायालय ही सुलझाता है। ठीक, तो जैसे जैसे होता है मैं आपको उदाहरण देकर बताते चलता हूँ। ठीक, अब देखिए केंद्र तथा एक से अधिक राज्य और एक अथवा उससे अधिक राज्य, मान लीजिए कि ये अभी मान लीजिए कि अभी केंद्र में बीजेपी शासन है। ठीक, तो अब यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर मान लीजिए ये केंद्र हो गया और ये हो गया यूपी, ये दोनों मिल गए। ठीक, और अब यहाँ पर इन लोगों का हो गया किससे, अगर बीच में कोई राज्यों के बीच में विवाद आता है किसके किसके, तो यहाँ राजस्थान मान लीजिए, यहाँ पर महाराष्ट्र मान लीजिए। ठीक, क्योंकि वहाँ अदर शासन है, तो यहाँ पर आप देखिएगा ये भी जो झगड़ा आएगा, ये विवाद आएगा, ये भी कौन से सुलझाएगा, ये आपको सबसे पहले इसको अधिकार कौन से सुलझाने का है, वो उसका ही है, मिसकी सर्वोच्च न्यायालय का है। आखिर ये उच्च न्यायालय को क्यों नहीं अधिकार दिया गया, ये भी आपके दिमाग में आया होगा। तो उच्च न्यायालय तो हर स्टेट में है, वैसे हर स्टेट में उच्च न्यायालय होंगे तो पता चलेगा कि हर स्टेट वाले उच्च न्यायालय वाले अपना ज़्यादा ये करेंगे, तो वैसे पता चलेगा कि अच्छे से ये विवाद सोल्व नहीं हो पाया, इसी को बचने के लिए ये किया गया। यहाँ पर देखिए तीसरा में क्या है, दो या उससे अधिक राज्यों के बीच उत्पन्न होने वाले विवाद। अब यहाँ पर देखिए, ये देखिए अब यहाँ पर सेंटर का काम खत्म, यहाँ पर मान लीजिए यूपी हो गया, बिहार हो गया। ठीक, अब इधर क्या होंगे, इधर हो जाएंगे आपको मुंबई हो गए, महाराष्ट्र हो गए, मान लीजिए यहाँ पर देखिए यूपी हो गया, बिहार हो गया, इधर क्या होंगे, राजस्थान हो गए और महाराष्ट्र हो गए। ये दोनों के बीच में अगर विवाद होता है तो ये भी कौन निपटारा करेगा, तो सर्वोच्च न्यायालय ही करेगा। ठीक, तो ऐसे कर आपको याद करना है। मौलिक अधिकारों को कार्यान्वित करने के संबंधित विवाद, ये देखिए ये भी बार बार आ जाता है, ये बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है और यूपीएससी भी क्वेश्चन ऐसे इंटरव्यू में पूछ देता है कि आखिर मौलिक अधिकार, बहुत लोग बोलते हैं कि प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है, इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इस पर आपका क्या मन है। तो देखिए मौलिक अधिकार प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है कब, तो सीधे आप जब सर्वोच्च न्यायालय जाए, ध्यान से हमारी बात सुनिए। आर्टिकल 32 आपको क्या प्रावधान करता है कि आप सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं, जो कि 5 रीट जारी करता है सर्वोच्च न्यायालय, जो कि आपके अधिकार जो है, मौलिक अधिकार जो आर्टिकल आपको 12 से लेकर 35 तक दिया हुआ है संविधान के भाग 3 में, जो कि उसका रक्षक कौन है, तो सर्वोच्च न्यायालय है। तो आप सीधे जा सकते हैं, वो जो हो जाएगा वो भी प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत आ जाता है, क्योंकि आप सीधे कहाँ जा रहे हैं, सर्वोच्च न्यायालय में जा रहे हैं, न कि आप पहले अधीनस्थ में जा रहे हैं फिर जिला में, फिर ऐसे आप सीधे उच्च न्यायालय में भी जा सकते हैं, लेकिन ये प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत आता है, जो आर्टिकल 32 के तहत सीधे आप सर्वोच्च न्यायालय में जाते हैं। ठीक, अब आगे देखिए अपीलीय क्षेत्राधिकार, आपको अपीलीय क्षेत्रीय अधिकार आता है, इसमें अपील सबसे पता चल रहा है, अपीलीय इसकी अपील करना। तो वैसे सभी मुकदमे जो सर्वोच्च न्यायालय के सम्मुख निचली अदालत के निर्णयों के विरुद्ध अपील के रूप में आते हैं, अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। ठीक, जैसे कि मान लीजिए हम पर कोई केस कर दिया, ठीक, हम सीधे डिस्ट्रिक्ट न्यायालय में मान लीजिए कोई केस हुआ है, ठीक, मैंने जिला न्यायालय में, फिर हम उस केस में हार गए, तो फिर हम क्या किए, अपील किए, हम गए उच्च न्यायालय में, फिर उच्च न्यायालय में भी हम हार गए। ठीक, फिर हम अपील किए, हम क्या गए, सर्वोच्च न्यायालय में। तो ये क्या हो रहा है, नीचे से हम ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं, इसकी अपील करते जा रहे हैं कि नहीं ये अच्छा सुनवाई नहीं हुआ है और ये हमको लास्ट सर्वोच्च न्यायालय तक आप जाएंगे, उसके ऊपर तो कुछ है नहीं। ठीक, तो ये आपको क्या होता है, अपीलीय क्षेत्राधिकार है। ठीक, इसके अंतर्गत 3 तरह की अपील सुनी जाती है, 3 तरह की जो अपील है वो सुनी जाती है, कौन कौन, तो एक संवैधानिक जो होता है, संवैधानिक अपील, फौजदारी अपील और दीवानी अपील। अब तीनों को हम देख लेते हैं कि संवैधानिक कब सुना जाता है, फौजदारी कब सुना जाता है और दीवानी कब सुना जाता है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए संवैधानिक मामला में साफ साफ संवैधानिक अपील है तो संविधान के मामला में ही होगा, संविधान पर कुछ बिंदु पर जो प्रॉब्लम उठा होगा उस पर ही होगा, और सबसे जो से ज़्यादा शक्ति दिया है इसके संविधान को विवेचना करने के लिए वो सर्वोच्च न्यायालय को दिया है। सर्वोच्च न्यायालय किसी राज्य के उच्च न्यायालय की अपील तब सुन सकता है जब वह इस बात को प्रमाणित कर दे कि इस मामले में उच्च न्यायालय के, आपको कोई भी अपील सुन सकता है सर्वोच्च न्यायालय जब उच्च न्यायालय ये प्रमाणित कर दे क्या, कि कोई विशेष वैधानिक विषय है जिसकी व्याख्या सर्वोच्च न्यायालय में होना आवश्यक है।
मान लीजिए उच्च न्यायालय बोल रहे हैं कि देखिए ये बहुत भयंकर वैधानिक व्यवस्था है, मीन्स कि इस पर आप सर्वोच्च न्यायालय ही निर्णय कर सकता है, क्योंकि इसके क्षेत्राधिकार में सभी लगभग राज्य आ जाएंगे। तो वो सबसे बढ़िया है कि वो सर्वोच्च न्यायालय ही इसका निर्धारण करे। तो उच्च न्यायालय वैसे विषय को कहाँ भेज देता है? सर्वोच्च न्यायालय भेज देता है। तो वो क्या कहलाते हैं? संविधान के वर्णन के बारे में, क्योंकि सबसे ज्यादा शक्ति सर्वोच्च न्यायालय को ही इस बारे में दिया हुआ है। तो सर्वोच्च न्यायालय इस पर आपको अपना विवेचना करता है, अपना जो भी है वो बताता है और वही लागू होता है। ठीक, तो सर्वोच्च न्यायालय स्वयं में इसी प्रकार के प्रमाण पत्र देकर अपील के लिए अनुमति दे सकता है। ठीक, तो अनुमति दे सकता है कि ठीक है आप अपील कीजिए, हम इस पर आपको अपना विचार प्रकट करेंगे। ठीक, फिर आता है फौजेदारी अभियोग में। फौजेदारी और दीवानी आप सुने होंगे। फौजेदारी में ज़्यादा मारपीट वाला ये सब जो होता है ना, फौज, ठीक, इसमें आता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर देखिए, सर्वोच्च न्यायालय में उच्च न्यायालय के निर्णय, अंतिम आदेश या दंड विरुद्ध अपील तभी की जा सकती है यदि उच्च न्यायालय प्रमाणित कर दे कि इस निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया जाना आवश्यक है। ठीक, कहने का मतलब कि उच्च न्यायालय ये बोल दे कि सर्वोच्च न्यायालय में ये अपील कर दे कि नहीं, इस जो मामला है इस पर ये आपत्ति जता रहे हैं, जो भी है फौजदारी हो या जो भी हो, इस पर आप सुनने का कोशिश कीजिए, तो वो भेज सकता है कहाँ पर? सर्वोच्च न्यायालय में। ऐसे ही आपको देखिएगा सर्वोच्च न्यायालय में ऐसे केसों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, पहले से भी बढ़ी हुई है, अभी भी बहुत से केसों की संख्या सर्वोच्च न्यायालय में बढ़ती जा रही है। इसलिए ये काम किया जा रहा है कि न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाया गया था, 31 से 34 किया गया था। तो ये फौजदारी अभियोग में भी। अब आता है दीवानी अभियोग में भी, दीवानी मामले में भी उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील इन अवस्था में की जा सकती है। दीवानी मामले में किन अवस्था में की जा सकती है? उच्च न्यायालय के कोई निर्णय है उसके विरुद्ध में। तो सबसे पहला जो है यहाँ पर कि यदि उच्च न्यायालय को यह प्रमाणित करे कि विवाद मूल्य 20,000 रुपया से कम नहीं है, उच्च न्यायालय ऐसा कहे कि ये 20,000 रुपया से कम नहीं है, इससे ज़्यादा का ही कोई विवाद है, तो वो जा सकते हैं। मामला अपील योग्य हो, अगर मामला जो है ये अपील योग्य हो कि अपील किया जा सकता है इस पर, तो जा सकते हैं। उच्च न्यायालय स्वयं भी फौजी अदालतों को छोड़कर अन्य किसी न्यायालयों के विरुद्ध अपील करने की विशेष अनुमति दे सकता है। ठीक, लेकिन यहाँ पर देखिए, उच्च न्यायालय स्वयं भी फौजी अदालतों को छोड़कर, ठीक, अन्य किसी न्यायालयों के विरुद्ध अपील करने की विशेष अनुमति दे सकता है कि अन्य किसी न्यायालय से कोई आया है केस, तो वो अपील हो सकता है, वो सर्वोच्च न्यायालय दा सकते हैं, लेकिन फौजी यहाँ पर फौजी अदालतों को छोड़कर। ठीक, ये ध्यान में रखिएगा, ये आपको दीवानी मामलों में आ जाता है। ठीक, तो ये सभी अपीलीय अधिकार होते हैं। इसकी अपील आप कहाँ तक कर सकते हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय तक कर सकते हैं, नीचे से ऊपर आप जा सकते हैं, क्योंकि अंतिम जो आता है निर्णय वो सर्वोच्च न्यायालय का ही होता है। ठीक, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब परामर्श संबंधित क्षेत्राधिकार, जिसे परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार भी बोला जाता है, इसके परामर्श संबंधित क्षेत्राधिकार, ठीक, या परामर्श लेना, ठीक, ये साफ समझ सकते हैं। तो संविधान ने सर्वोच्च, यहाँ पर देखिए, संविधान ने सर्वोच्च न्यायालय को परामर्श संबंधित क्षेत्राधिकार भी प्रदान किया है। ठीक, अनुच्छेद 143 143 बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कुछ अनुच्छेद जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, याद रखना चाहिए आपको। अनुच्छेद 143 के अनुसार यदि किसी समय राष्ट्रपति को प्रतीत हो कि विधि या तथ्य के कोई ऐसा प्रश्न उपस्थित हुआ हो जो सार्वजनिक महत्व का हो, जो क्या हो, यहाँ पर देखिए, ये जो सार्वजनिक महत्व का हो, तो उक्त प्रश्न पर वह सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है। ठीक, या सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने के लिए ये आपको लिख सकता है कि सर्वोच्च न्यायालय इस पर परामर्श दे। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए परामर्श को स्वीकार करना या ना करना राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है। ठीक, अब ये मैं आपको बहुत साधारण भाषा में समझा देता हूँ। ये क्या है, ये क्या है, यहाँ पर देखिए साफ साफ जो लिखा हुआ है उसे पहले देखिए। परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार या परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार क्या होता है कि राष्ट्रपति को लगता है कि कोई ऐसा कानून वाला पेच है जो कि हम चाहते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय इस पर कुछ अपना बताए, सुझाव दे, तो वो सर्वोच्च न्यायालय को बोलते हैं कि इस पर आप सुझाव दीजिए। किस मामले में? तो जो सार्वजनिक महत्व का मामला है। अब सर्वोच्च न्यायालय के पास दिया, सर्वोच्च न्यायालय ने सुझाव दे दिया, तो जरूरी नहीं है कि राष्ट्रपति उस सुझाव को मानेंगे ही मानेंगे। इस बात को ध्यान में रखिएगा, राष्ट्रपति उस सुझाव को ना भी मान सकते हैं, भले वो सुझाव सर्वोच्च न्यायालय दिया, बस सुझाव लेने का राष्ट्रपति के पास है। सुझाव राष्ट्रपति माने या ना माने, इस पर इन पर कोई ये नहीं बनता है, दबाव नहीं बनता है। आगे देखते अभिलेख देखिए, अभिलेख न्यायालय से नाम से ही पता चल रहा है, अभिलेख। ठीक, अभिलेखाघर आप देखे होंगे जहाँ पर सब फाइल उल रखा जाता है। ठीक, बहुत से आप देखे होंगे, ऑफिस में काम किए होंगे भी। तो अभिलेख न्यायालय क्या होता है? सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, ये साफ साफ लिखा हुआ है संविधान में हमारा। इसका अर्थ यह है कि इसके द्वारा सभी निर्णय को प्रकाशित किया जाता है। इसके द्वारा जो सभी निर्णय है वो प्रकाशित किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय को भी निर्णय देता है तो ठीक प्रकाशित किया जाता है, तथा अन्य मुकदमे में उसका हवाला दिया जाता है। मान लीजिए कि ए और बी के बीच केस है, और सेम केस आपको जो ए और बीच के बीच सर्वोच्च न्यायालय में आपको कोई केस गया है, या उच्च न्यायालय, दोनों में अभिलेख न्यायालय है, तो वो केस जो हुआ है उसमें जो निर्णय आया है, अगर ए और बी अगर ऐसे ही कोई और भी आता है, सी और डी, मान लीजिए सी और डी, और सेम ही केस है, तो वहीं ये केस देखकर ही इसका निर्णय दे दिया जाता है। इससे समय भी बचता है, और सेम है तो फिर उस पर ज़्यादा क्या समय देना, समय बचाना ही है, क्योंकि बहुत से केस है, बहुत बड़ा जनसंख्या है भारत में, वो ज़्यादा है, तो उसको समय बचाने के लिए ये क्या है, अभिलेख न्यायालय बनाया गया है। ठीक, तो इसके अर्थ यह है कि इसके द्वारा सभी निर्णय को प्रकाशित किया जाता है तथा अन्य मुकदमे में उसका हवाला दिया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 129 घोषित करता है कि सर्वोच्च न्यायालय क्या है,
एक अभिलेख न्यायालय होगा और उनको अपनी अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति सहित न्यायालयों की सभी शक्तियां प्राप्त होगी। मीन्स कि मान लीजिए हम सर्वोच्च न्यायालय का अवमानना करते हैं, ठीक, उसका बुराई या अवमानना मीन्स कहने का मतलब कि बेफुजूल उस पर हम आरोप लगाते हैं। अगर कोई वो निर्णय दिया और हम नहीं मान रहे और बार बार उसका अवमानना कर रहे हैं तो उसके पास ये अधिकार है कि वो क्या कर सकता है, दंड दे सकता है। ठीक, हमको सीधे उठाकर जेल में डाल देगा क्योंकि ये सर्वोच्च न्यायालय का या उच्च न्यायालय का हमने अवमानना किया है। ये भी अधिकार दिया गया है सर्वोच्च न्यायालय को, इस बात को ध्यान में रखिएगा। रीट न्यायालय, रीट न्यायालय, ठीक, या मौलिक अधिकार के संबंध में भी इसे बोला जाता है। ठीक, तो रीट न्यायालय क्या है? रीट न्यायालय वही मैंने बताया आर्टिकल 32 के तहत आप, ठीक, तो मूल अधिकार के प्रवर्तन के लिए, ध्यान से देखिएगा, मूल अधिकार के प्रवर्तन के लिए उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय रीट अधिकारिता प्राप्त है। जो 5 रीट जारी किया जाता है, ठीक, वो 5 रीट आर्टिकल 32 के तहत जो जारी किया जाता है, जो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आर्टिकल 32 के तहत जारी किया जाता है, यहाँ पर देखिए अनुच्छेद 32 के तहत, और आर्टिकल 226 के तहत आपको सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रीट जारी किया जाता है। तो लेकिन हम सर्वोच्च न्यायालय की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ आर्टिकल 32 के तहत प्राप्त इस अधिकारिता का प्रयोग सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के हनन की स्थिति में राज्य के विरुद्ध उपचार प्रदान करने के लिए करता है। राज्य के विरुद्ध अगर कोई उपचार प्रदान करना हो, ठीक, उसके लिए ये आर्टिकल 32 का प्रयोग करता है और इसी प्रयोग के तहत आप कहाँ जा सकते हैं, सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इसलिए मैंने बोला था कि ये प्रारंभिक क्षेत्राधिकार भी है क्योंकि सीधे आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। ठीक, उच्चतम न्यायालय की इस अधिकारिता को कभी कभी उसकी आरंभिक क्षेत्राधिकार या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार बोला जाता है। ठीक, इस अर्थ में आरंभिक है कि व्यक्ति पक्षकार, जो व्यक्ति पक्षकार है, जो कि पीड़ित है, व्यक्ति पक्षकार को उच्चतम न्यायालय को याचिका प्रस्तुत करके अभियोजन करने का अधिकार है। उसे इस न्यायालय में अपील के माध्यम से आने की जरूरत नहीं है। यह नहीं है कि नीचे फिर ऊपर गए, इसके पहले जिला न्यायालय में, फिर आपको उच्च न्यायालय में, फिर अपील करेंगे तो जाएंगे सर्वोच्च न्यायालय में, ऐसा नहीं है। सीधे आपका अगर मौलिक अधिकार का हनन होता है, 5 रीट जारी होता है, उसके तहत आप जा सकते हैं सीधे कहाँ, तो सर्वोच्च न्यायालय में आप अपील कर सकते हैं। एक लास्ट आता है यहाँ पर देखिए, पुनर्विचार संबंधी क्षेत्राधिकार। पुनर्विचार मीन्स कि अपने विचार को फिर से सोचना, इसे ही तो पुनर्विचार बोलते हैं। देखिए हर एक मीनिंग में आपको सिमटा हुआ है, बस उस मीनिंग को समझने की कोशिश कीजिए, हिंदी का भावार्थ समझने की कोशिश कीजिए। पुनः विचार, इसकी फिर से हम उस पर विचार करने वाले हैं। ठीक, तो ये भी दिया हुआ है सर्वोच्च न्यायालय में। संविधान के अनुच्छेद 137 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त है कि वो स्वयं द्वारा दिए गए आदेश या निर्णय को पुनर्विचार कर सके तथा यदि उचित समझे तो उसे उसमें परिवर्तन कर सके। ठीक, अगर कोई उचित समझे कि नहीं उसमें अभी परिवर्तन करना है, समय के साथ हर चीज़ परिवर्तन होता है, तो ये जरूरी नहीं है कि आज से 20 साल पहले जो सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था वो पलटा नहीं जा सकता है। ठीक, आर्टिकल ये धारा 377 आप देखे होंगे। ठीक, LGBT आपको जो कम्युनिटी वो था उसके बारे में आप देखे होंगे, और भी जैसे 497 और भी बहुत से ऐसे हैं जो कि आप पढ़े भी होंगे, अभी निर्णय उस पर आया भी है। तो वो पहले ऐसे नहीं होता था लेकिन अब वो मान्य हो गया है। तो ये अपने पूर्ण के निर्णय को भी ये पलट सकते हैं अभी की परिस्थिति देखते हुए। ठीक, ये बात को ध्यान में रखिएगा, और ऐसे कई बार हुआ है, अभी भी होते रहता है। तो वो पुनर्विचार अपने जो पहले दिया गया था निर्णय, उस पर विचार कर अभी बदल भी सकते हैं। ये पुनर्विचार संबंधी क्षेत्राधिकार आता है जो कि बहुत ही अच्छा क्षेत्राधिकार है कि समय के साथ परिवर्तन भी होना चाहिए। अब यहाँ पर नोट में देख लीजिए जो कि यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है बार बार, कि सबसे अधिक समय तक जो मुख्य न्यायाधीश रहे हैं अपने पद पर, ये न्यायाधीश यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ रहे हैं। चंद्रचूड़ जो है ये सबसे अधिक समय तक अपने पद पर रहे हैं। कब से कब तक? तो 1978 से 11 जुलाई 1985 में, इसके लगभग 2696 दिन यह तक रहे हैं। बहुत काफ़ी, इससे ज़्यादा कोई अभी तक नहीं रहा है। सबसे कम समय तक जो रहे हैं कमल नारायण रहे हैं, जो कि मात्र 17 दिन तक रहे थे। ये सबसे कम समय तक मुख्य न्यायाधीश रहे हैं सर्वोच्च न्यायालय में। ठीक, जब यहाँ पर देखिए, यहाँ नोट में देख लीजिए, जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा, जिसे हम लोग PIL बोलते हैं, जिससे एकदम मतलब कि यहाँ के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति भी अधिक मिल गया, PIL आया था। और यहाँ पर वैसे गरीब लोग जो कि उनको न्याय नहीं मिल पाता था, उस माध्यम से न्याय भी इनको मिलने शुरू हो गया। PIL पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। ये भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन लाए थे? तो PN भगवती का नाम इसमें बहुत बड़ा आता है, बढ़ चढ़ कर आता है। ये मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं PIL में। ठीक, अब यहाँ पर देखिए अगला देखिए, उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? 5 होनी चाहिए। ठीक, ये आपको कोई भी अगर मान लीजिए संवैधानिक बात है उस पर उसको सुनवाई करना है, तो उच्चतम न्यायालय में संविधान में निर्वाचन में इसके संविधान का वर्णन करना है, तो कम से कम जो न्यायाधीशों की संख्या होनी चाहिए या 5 होनी चाहिए। 5 में इसके 5 लोगों का बेंच बनना चाहिए। आप देखिएगा सबसे बड़ा जो बेंच है ये 1973 में बना था, केशवानंद भारती जब केस आया था, तो आप देखिएगा वो बहुत बड़ा बेंच बना था जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर निकल कर आया संविधान का। तो ये जो है ये सर्वोच्च न्यायालय, यहाँ से आपको उच्च न्यायालय देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर जानकारी दे दूँ जिसे हाईकोर्ट बोला जाता है। भारतीय संविधान के अनुसार उच्च न्यायालय राज्य का न्यायपालिका का सर्वोच्च न्यायालय होता है। ठीक, तो राज्य के न्यायालय राज्य का जो न्यायपालिका होता है, इसके सर्वोच्च न्यायालय किसे बोलते हैं हम लोग? तो वो हाईकोर्ट होता है। ठीक, जैसे उच्च न्यायालय बोला जाता है।
संविधान के अनुच्छेद 224 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था आर्टिकल 214 के अकॉर्डिंग किया गया है। अब यहाँ पर देखिए, संविधान के अनुच्छेद 231 में क्या कहा गया है कि संसद कानून द्वारा दो या दो से अधिक राज्यों या दो राज्यों या एक केंद्र शासित प्रदेशों के लिए संयुक्त उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकता है। मीन्स कि दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय हो सकता है, या दो राज्य हो, एक केंद्र शासित राज्य हो, एक या उससे अधिक हो, उसके लिए भी आपको एक उच्च न्यायालय हो सकता है। ठीक, उसका क्षेत्राधिकार उस जो जहाँ जिस राज्य में उच्च न्यायालय है उस राज्य के और भी क्षेत्राधिकार उसे और राज्य में बढ़ाया जा सकता है। ठीक, ये साफ साफ इसमें आर्टिकल 231 में दिया हुआ है। अब न्यायाधीश की नियुक्ति और योग्यताएं देख लीजिए। जो न्यायाधीश होते हैं हाईकोर्ट में, उनकी नियुक्ति क्या होती है और योग्यताएं क्या होती है, ये सबसे पहले देख लीजिए। संविधान का अनुच्छेद 216 ये दिया हुआ है, देखिए साफ साफ 216 के अनुसार प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक न्यायाधीश और ऐसे अन्य न्यायाधीश होते हैं। एक मुख्य न्यायाधीश तो होंगे ही, यहाँ पर देख सकते हैं, एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं और अन्य न्यायाधीश होते हैं। ठीक, जैसे पटना ही उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश होंगे और अन्य न्यायाधीश होंगे, और उसके ऊपर होता है, उच्च न्यायालय के ऊपर डिपेंड करता है कि वहां पर कितने न्यायाधीश होंगे, और ये राष्ट्रपति का कार्य सौंपा गया है। यहाँ पर देख सकते हैं, जिनको राष्ट्रपति भिन्न भिन्न समय पर आवश्यकता के अनुसार नियुक्ति करता है। साथ ही अनुच्छेद 224 में यह भी प्रावधान है कि नियमित न्यायाधीशों के अतिरिक्त कुछ अन्य न्यायाधीश भी 2 वर्ष के लिए नियुक्त किए जा सकते हैं। कुछ अन्य न्यायाधीश भी 2 वर्ष के लिए नियुक्त किए जा सकते हैं, अतिरिक्त न्यायाधीश। ठीक, अगर काम का ज़्यादा बोझ पड़ता है तो ऐसा काम किया जाता है कि राष्ट्रपति अतिरिक्त न्यायाधीश में नियुक्त करते हैं। जैसे अगर पूछा जाए सबसे ज़्यादा न्यायाधीश कहाँ पर है, कौन से हाईकोर्ट में है, तो इलाहाबाद हाईकोर्ट का आपका नाम आएगा तुरंत दिमाग में। किसका आएगा? इलाहाबाद हाईकोर्ट का, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट जो आता है ये यूपी में आता है, और यूपी की जनसंख्या आप देखिएगा तो काफ़ी ज़्यादा है। भारत में सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या यूपी का ही है, इसलिए उसमें न्यायाधीशों की संख्या भी जो है वो ज़्यादा है। मात्र उसमें एक मुख्य न्यायाधीश होंगे। कोई भी आपको न्यायालय होगा उसमें मुख्य न्यायाधीश एक ही होंगे, लेकिन अन्य न्यायाधीशों की संख्या वो आपको जनसंख्या के अकॉर्डिंग बढ़ती जाती है। आगे देखते हैं, संविधान का अनुच्छेद 216 देखिए। संविधान का अनुच्छेद 216 के अनुसार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। जो नियुक्ति किया जाता है ये राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश भी। अनुच्छेद 217 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय जो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करेंगे राष्ट्रपति, उसके समय जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे, जो कि आपको दिल्ली में स्थित है सुप्रीम कोर्ट, उससे तथा संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श लिखते हैं। ठीक, मान लीजिए पटना उच्च न्यायालय है, पटना उच्च न्यायालय का स्थापना 1916 में हुआ था। मान लीजिए पटना उच्च न्यायालय है, इसके मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करना है राष्ट्रपति को, तो राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति तो करेंगे मुख्य न्यायाधीश की। मान लीजिए ए व्यक्ति को मुख्य न्यायाधीश बनाना है, तो ए व्यक्ति को तो मुख्य न्यायाधीश बनेंगे, लेकिन परामर्श किससे लेंगे? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और ये राज्यपाल, उस राज्य के जो जिस राज्य में इनको मुख्य न्यायाधीश बनाना है, पटना तो पटना के राज्यपाल से ये परामर्श लेंगे। ठीक, तभी ये आपको नियुक्ति करेंगे उस न्यायाधीश को। अब देखिए अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति। अब तो जो मुख्य न्यायाधीश है हाईकोर्ट के, उसके लिए तो आपको परामर्श राज्यपाल और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से लेंगे, लेकिन अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा संबंधित राज्य के राज्यपाल के अतिरिक्त उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेना राष्ट्रपति के लिए अनिवार्य है। ठीक, अनिवार्य है, इसके लेना ही लेना है। यहाँ पर देखिए ये क्या कह रहा है कि मान लीजिए कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के समय तो राज्य के मुख्य न्यायाधीश के, अगर जैसे बोला जाए राज्य का हाई कोर्ट है, जैसे पटना हाई कोर्ट है, इसके मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के समय तो राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं और परामर्श किससे लेते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से और उसी राज्य के राज्यपाल से। मान लीजिए बिहार में करना है तो बिहार के राज्यपाल से। लेकिन अन्य न्यायाधीश जो होते हैं, मुख्य न्यायाधीश छोड़कर अन्य न्यायाधीश की जब नियुक्ति करते हैं तो राष्ट्रपति किससे किससे परामर्श लेते हैं? तो ये लेते हैं आपको एक तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से, एक उसी राज्य के राज्यपाल से, और एक उसी जो कोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश से, अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति के समय। ये तीनों से परामर्श लेना इनके लिए अनिवार्य बनाया गया है राष्ट्रपति के लिए। नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा। संविधान के अनुच्छेद 217(2) के अनुसार देखिए, संविधान के अनुच्छेद 217(2) के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए निम्नलिखित योग्यताएं निर्धारित की गई है। तो योग्यताएं क्या इनकी होनी चाहिए, ये ध्यान में आपको पहले यहाँ देख लीजिए। सबसे पहले वो भारत के नागरिक होंगे, ये तो याद ही कर लीजिएगा आप, और भारत में कम से कम 10 वर्ष तक किसी न्यायिक पद पर आसीन रहा हो, किसी न्यायालय में या न्यायिक पद पर आसीन रहा हो। और यहाँ पर एक और इनमें है कि किसी राज्य के उच्च न्यायालय में एक से अधिक, यहाँ पर देखिए, किसी राज्य के उच्च न्यायालय में एक से अधिक राज्य के उच्च न्यायालयों में कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहे हों। ठीक, एक से अधिक भी उच्च न्यायालय हो सकते हैं, उसमें कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहे हों। इन्हीं को क्या बनाया जाता है? तो इसमें जो उच्च न्यायालय है, योग्यता है उच्च न्यायालय के लिए न्यायाधीशों के लिए, ये आपको साफ साफ इसमें दिया हुआ है। अब वेतन और भत्ते इनको जो दिया जाता है ये आपको देख सकते हैं। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों के प्रतिमाह वेतन दिया जाता है। मासिक वेतन के अतिरिक्त कई प्रकार के भत्ते और सेवानिवृत्ति दिया जाता है। इसकी रिटायरमेंट जो होता है आधा मिलता है, तो सेवानिवृत्ति भी दिया जाता है। ठीक, यहाँ पर देख सकते हैं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते नौकरी के संबंधित शर्तें संसद कानून द्वारा निश्चित करती है। तो संसद निश्चित करती है कि इनको कितना मिलेगा, क्या
पैसा में इसकी इनका वेतन कितना होगा, भत्ता कितना होगा, नौकरी से संबंधित जो भी शर्त है सर्वोच्च न्यायालय में भी संसद ही बनाता है कानून और ये मतलब निश्चित करता है, और उच्च न्यायालय के भी आपको न्यायाधीश के लिए यही आपको संसद ही निश्चित करता है। न्यायाधीशों के वेतन भत्ते राज्य की संचित निधि पर, देखिए अब जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की बात हम करेंगे तो वो किस पर हो जाएगा, तो वो केंद्र के संचित निधि पर होता है, ठीक। लेकिन अगर उच्च न्यायालय की बात किया जाए तो उसी राज्य के संचित निधि पर होता है, जो राज्य में उच्च न्यायालय जो है उसी राज्य के संचित निधि पर इनका वेतन और भत्ते का बोझ जाता है, ठीक। संचित निधि से दिए जाते हैं और उनके कार्यकाल में उन्हें कम नहीं किया जा सकता है, ये ध्यान से रखिएगा। कब कम किया जाता है, तो जब वित्तीय आपात लागू होता है तो उस समय ऐसा कुछ किया जा सकता है, जो कि आर्टिकल 360 के तहत लागू होता था। इससे पहले मैं सुप्रीम कोर्ट पढ़ा चुका हूं, आपको नहीं देखे होंगे तो जरूर देख लीजिएगा। अब शपथ ग्रहण, शपथ ग्रहण देख लीजिए, यहाँ पर शपथ ग्रहण कौन दिलाता है इनको शपथ और ग्रहण, ठीक, ये आप देख सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 219 के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को अपने पद पर आसीन रहने से पूरे राज्य के राज्यपाल या उसके द्वारा नियुक्त किए गए किसी अधिकारी के सम्मुख संविधान के प्रति निष्ठावान रहने तथा अपने कर्तव्य को ईमानदारी से पालन करने की शपथ लेनी पड़ती है। इसकी हम संविधान के प्रति निष्ठावान रहेंगे और अपना जो कार्य है ये ईमानदारी से करेंगे, ये शपथ लेते हैं कौन, तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश लेते हैं। और ये कौन दिलाता है, तो या तो राज्यपाल दिला सकते हैं उसी राज्य के, या हो सकता है कि राज्यपाल किसी व्यक्ति को नियुक्त कर दे कि आप शपथ दिलाइए। अगर राज्यपाल का उस समय नहीं छुट्टी है, अगर नहीं राज्यपाल है या उनको काम कहीं और लग गया और उसी समय दिलाना है शपथ, तो किसी और व्यक्ति को बोल सकते हैं शपथ दिलाने के लिए। लेकिन अधिकतर आप देखिएगा कि राज्य के राज्यपाल ही वो उपस्थित रहते और दिलाते हैं शपथ, टीवी उवी में आप देखे होंगे। अब उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार देखिए, उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार क्या है, सबसे पहले यही आता है कि इसका अधिकार क्या है, क्षेत्राधिकार क्या है उच्च न्यायालय का, और इसे आपको समझना बहुत जरूरी है। तो ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो फिर आप इसमें आपको इधर उधर कर लीजिएगा। एक बात और मैं बता दूं कि उच्च न्यायालय से लोग बार बार पूछते हैं कि सर रिटायरमेंट का उम्र क्या है, तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम उम्र नहीं बताया गया है, न्यूनतम इसकी कम से कम नहीं बताया गया है। रिटायरमेंट का 62 वर्ष है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। जैसे सर्वोच्च न्यायालय का 65 वर्ष है और उसका 62 वर्ष है, तो ये सब याद रखिएगा। पूछे, ये भी कोई पूछ रहा था हमसे कि सर बताइए सबसे पहले कि कितने उच्च न्यायालय हैं, तो अभी 25 उच्च न्यायालय हैं पूरे भारत में देखा जाए। ऐसे तो 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित राज्य हैं, लेकिन आप देखिएगा कि एक उच्च न्यायालय जो है उसका क्षेत्राधिकार अलग राज्य में भी हो सकता है। अगर मान लीजिए बिहार, मान लीजिए कोई भी केरल है, तो केरल का आपका लक्षद्वीप वाला केंद्र शासित जो राज्य है उसमें भी चला जाता है उसका क्षेत्राधिकार, आप देखिएगा। तो ऐसे अलग अलग क्षेत्राधिकार चला जाता है, ठीक। जैसे पंजाब और आपको हरियाणा दोनों का चंडीगढ़ है, तो आप देखिएगा 2 राज्यों का सम्मिलित एक ही उच्च न्यायालय है और एक केंद्र शासित राज्य खुद ही हो गया चंडीगढ़। तो ऐसे आप देखिएगा कि एक जो उच्च न्यायालय है और भी राज्यों के लिए वो काम कर सकता है। पूर्वी राज्यों में ऐसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ 25वां जो बना था, ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि 25वां जो बना था उच्च न्यायालय ये कौन था, तो 1 जनवरी 1919, माफ कीजिएगा 1 जनवरी 2019, 1919 नहीं, 1 जनवरी 2019 से अपना काम करना शुरू कर दिया था, क्योंकि तेलंगाना और हैदराबाद देखिए, तेलंगाना जो है हैदराबाद जो स्थित है, तेलंगाना में स्थित है, उस समय आंध्र प्रदेश और इससे पहले 2019 से पहले वो दोनों का सम्मिलित था, क्योंकि 2014 में आंध्र प्रदेश से कटकर आपको 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य बना था और उसका 10 वर्ष तक ये था कि राजधानी भी सम्मिलित रहेगा, उच्च न्यायालय भी। लेकिन अमरावती में आंध्र प्रदेश ने अपना उच्च न्यायालय बना लिया है अमरावती में, और वो 1 जनवरी 2019 से काम करने भी स्टार्ट कर दिया है। तो ऐसे आप देख सकते हैं कि अभी 25 उच्च न्यायालय स्थित है। अब चलिए हम इसका बात कर लेते हैं कि उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। तो आरंभिक क्षेत्राधिकार देखिए, आरंभिक क्षेत्राधिकार क्या है, सब आरंभिक मैंने सर्वोच्च न्यायालय में भी बताया था। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 226 के अनुसार मौलिक अधिकार से संबंधित कोई भी अभियोग सीधा उच्च न्यायालय में लाया जा सकता है। अब मैं यहाँ पर बहुत साधारण भाषा से आपको बता देता हूँ। देखिए, मान लीजिए कि हमारा मौलिक अधिकार कुछ है और जो मौलिक अधिकार दिया है आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक, अगर कुछ हनन होता है तो आर्टिकल 226 के तहत हम कहाँ जा सकते हैं, सीधे हाईकोर्ट जा सकते हैं। सीधे इसके नीचे अभी कोई न्यायालय में नहीं जाना है, सीधे कहाँ जाना है, आपको हाईकोर्ट जाना है। तो यही इसका प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में इसकी सबसे पहले जो सीधे आप उच्च न्यायालय ही जा सकते हैं और कहीं नहीं जा सकते, उसके लिए इसका प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में इसके वहीं से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक। तो ये जा सकते हैं आर्टिकल 226, जो कि आपका अगर मौलिक अधिकार हनन होता है तो ये 5 प्रकार के रेट जारी करता है। कौन कौन, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण आदेश, परमादेश लेख, प्रतिषेध लेख, अधिकार परीक्षा लेख और उत्प्रेषण, ये आपको रेट जारी कर आप जारी करता है और इसी के थ्रू आप आर्टिकल 226 का उपयोग करते हुए अपना निर्णय देता है कौन, तो उच्च न्यायालय। ये अब इसका प्रारंभिक क्षेत्रीय अधिकार में आता है। फिर अपीलीय क्षेत्र में क्या आता है, अपीलीय क्षेत्राधिकार में क्या आता है, अपील कर सकता है, नाम से ही पता चल रहा है। तो यहाँ पर उच्च न्यायालय निम्न न्यायालयों को निर्णय के विरुद्ध दीवानी मुकदमे में अपील सुन सकता है, ठीक। उच्च न्यायालय क्या हो सकता है, दीवानी मामले में भी आपको जो निम्न इसके जिला या जो आपको अधीनस्थ न्यायालय होंगे
इसके जो भी आपको होंगे, कोई मुकदमा चल रहा होगा दीवानी, तो उसको आप सर्वोच्च उच्च न्यायालय में ले जा सकते हैं। मीन्स कि उच्च न्यायालय वो आपको सुन सकता है, निम्न न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध दीवानी मुकदमे में अपील सुन सकता है। इसलिए आप देखते होंगे कि एक कोर्ट से कोई हारता है तो वो बोलता है कि मैं उच्च न्यायालय में जाऊंगा, फिर उच्च न्यायालय में जब हार जाता है तो बोलता है कि हम सर्वोच्च न्यायालय में जाएंगे, और सर्वोच्च न्यायालय अंतिम होता है। ठीक, जिसमें 5, यहाँ पर देखिए 5,000 यहाँ पर दिया है, यहाँ पर 5 लाख होना चाहिए। जब भी आप जाइएगा इसके थ्रू, मीन्स की दीवानी के थ्रू, तो आपको 5 लाख से अधिक कोई भी होता है, 5 लाख या उससे अधिक संपत्ति के संबंध में है, उसके लिए आप अपील कर सकते हैं, मीन्स की ये दीवानी मामला में। अब उच्च न्यायालय निम्न न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध फौजदारी मुकदमा, फौजदारी में समझते हैं ना, मारपीट ये जो भी हो गया, मर्डर वर्डर ये सब, तो फौजदारी मुकदमे में अपील सुन सकता है। निचले अदालत में जो है केस फौजदारी, उसके ऊपर आपको उच्च न्यायालय स्थित है तो उसका भी केस सुन सकता है। इसकी अपील जा सकते हैं कर उच्च न्यायालय में, जिनमें निम्न न्यायालयों के अपराधी को 4 वर्ष या इससे अधिक समय के लिए कैद सजा दी गई हो, उसके ऊपर से ये सुन सकता है। अब यहाँ पर देखिए अगला, देखिए कि जिला जज या सेशन जज, अगर मान लीजिए कभी कभी होता है कि कोई जिला जज, मान लीजिए कि पटना ही जिला के जज मृत्यु दंड दे दिए जिला जज, तो वो मृत्यु दंड देते हैं, या आपको देखिए यहाँ पर सेशन जज कि हत्या के मुकदमे में दोषी को मृत्यु दंड दे सकते हैं, परंतु जज द्वारा दिए गए मृत्यु दंड की पुष्टि उच्च न्यायालय की ओर से करवानी अनिवार्य है। मीन्स कि उच्च न्यायालय क्या करता है, पहले पुष्टि करेगा, ये आपको पुष्टि करवाना अनिवार्य है अगर मृत्यु दंड मिला है तो। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, अगर सेशन जज या जिला जज देता है मृत्यु दंड तो उसका आपको पुष्टि करवाना उच्च न्यायालय से अनिवार्य हो जाता है। उच्च न्यायालय के पुष्टि के बिना अपराधी को फांसी नहीं दी जा सकती है, जब तक उच्च न्यायालय पुष्टि नहीं करता अपराधी को फांसी नहीं दी जा सकती है। अब यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट है, कोई ऐसा मुकदमा जिसमें संविधान की व्याख्या का प्रश्न हो, उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। मान लीजिए कोई संविधान की व्याख्या का प्रश्न हो कि संविधान के कुछ बात पर आपको कलह मचा हुआ है या आपको संदेह है उस पर, तो वो व्याख्या का प्रश्न हो तो अपील की जा सकती है कि उच्च न्यायालय इस पर व्याख्या करे। ठीक, अब यहाँ पर न्यायिक पूर्वालोकन का अधिकार, देखिए न्यायिक पूर्वालोकन का भी अधिकार दिया गया है। इसमें क्या है न्यायिक पूर्वालोकन में, तो सर्वोच्च न्यायालय की तरह राज्य के उच्च न्यायालय को भी कानून के संबंधी न्यायिक पूर्वालोकन का अधिकार प्राप्त है। उच्च न्यायालय संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए ऐसे कानूनों को असंवैधानिक घोषित कर सकता है जो संविधान के किसी अनुच्छेद के विरुद्ध हो, परंतु उच्च न्यायालय के ऐसे निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। मान लीजिए कि आपको कोई ऐसा कानून बना दिया गया जिससे फंडामेंटल राइट का हनन हो, ठीक, तो इसका पहले कानून को वो देखेगा, इसकी पूर्वालोकन करेगा, आपको उच्च न्यायालय भी और सर्वोच्च न्यायालय को भी शक्ति प्राप्त है और उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है, ऐसे कानून जो कि स्वतंत्रता का हनन करता हो। ठीक, तो ऐसे ये गया है, और अब मान लीजिए ये असंवैधानिक घोषित कर दिया उच्च न्यायालय, तो आप जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में फिर से। अब सुप्रीम कोर्ट भी वो भी अपना संविधान का व्याख्या कर सकता है, सबसे ज्यादा तो वही करता है क्योंकि सबसे ज्यादा शक्ति तो उसी के पास है। ठीक, तो वो भी अगर उस पर मोहर लगा दिया कि नहीं उच्च न्यायालय सही किया है, तो आपको आपके नीचे क्या जमीन खत्म हो चुका है, इसकी अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अब चुपचाप अब बात मान लीजिए। प्रमाण पत्र देने का अधिकार, यहाँ पर देखिए प्रमाण पत्र देने का अधिकार क्या है इनका, तो उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है, परंतु इसके लिए संबंधित उच्च न्यायालय की आज्ञा आवश्यक है। संबंधित उच्च न्यायालय की क्या है, आवश्यक है। मान लीजिए हम कुछ अपील करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारा जो उच्च न्यायालय है, हम सर्वोच्च न्यायालय में अपील करना चाहते हैं। यहाँ पर देखिए दोनों बात, यहाँ पर आप कंफ्यूजन मत कीजिएगा। देखिए उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। इसके हम मान लीजिए उच्च न्यायालय को निर्णय दिया तो हम बोले ही आपको कि सर्वोच्च न्यायालय आप जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, परंतु इसके लिए संबंधित उच्च न्यायालय की आज्ञा जो है ये आवश्यक होता है, और अधिकतर आप देखिएगा आज्ञा मिल ही जाता है अगर वैसा कुछ आपको केस होता है बड़ा तो। इसके बावजूद संविधान के अनुच्छेद 136 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय की आज्ञा के बिना उसके निर्णयों के विरुद्ध स्वेच्छा से मुकदमे की अपील करने की आज्ञा दे सकता है। ठीक, अब यहाँ पर हो सकता है कि उच्च न्यायालय बोले कि नहीं आप नहीं जा सकते सर्वोच्च न्यायालय, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के पास भी ऐसा शक्ति है कि वो अपने नीचे अदालत में, नीचे में तो आ जाएगा वहीं नीचे न्यायालय में, तो आपको उच्च न्यायालय भी आ सकता है, अधीनस्थ न्यायालय, जिला न्यायालय सभी आ सकता है, तो उसके कोई भी केस को अपने पास मंगवा कर उस पर निर्णय दे सकता है। ये आपको सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति दिया हुआ है। ठीक, आप देखिएगा निम्न न्यायालय से मुकदमों को हस्तांतरित करने का अधिकार में, इसके निम्न जो न्यायालय है, नीचे के न्यायालय है, उसमें मुकदमा को हस्तांतरित करने का अधिकार में, इसकी हस्तांतरित एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय या ऊपर की तरफ मंगाने में ये क्या है इसकी भूमिका। यदि उच्च न्यायालय के विचार में किसी निम्न न्यायालय में चल रहे किसी मुकदमे में किसी कानून की व्याख्या का कोई विशेष प्रश्न हो तो वह मुकदमे को अपने पास मंगवा सकता है। मान लीजिए कोई कानून के व्याख्या का चल रहा है प्रश्न और वो निचले अदालत में है, जिला न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालय में चल रहा है, तो वो अपने पास मंगा सकता है। उच्च न्यायालय ऐसे मुकदमों का निर्णय स्वयं भी कर सकता है अथवा संबंधित कानून की व्याख्या कर निम्न न्यायालय को मुकदमा वापस भेज सकता है। वो निर्णय, ये जो केस आएगा इसके पास या कोई जो भी मंगाएगा अपने पास, इस पर निर्णय खुद भी दे सकता है या कुछ इस पर निर्णय देकर अब बोल देगा कि उच्च न्यायालय इस पर ऐसा निर्णय दे दे। ठीक,
तो वापस भेज, निम्न न्यायालय को मुकदमा वापस भेज सकता है। यदि उच्च न्यायालय कानून की व्याख्या कर मुकदमा अधीनस्थ न्यायालय को वापस भेजता है, व्याख्या कर दिया है और वहीं आपको जो है अधीनस्थ न्यायालय को भेज देता है, तो अधीनस्थ न्यायालय के मुकदमे का निर्णय उच्च न्यायालय के व्याख्या के अनुसार ही करता है। अब जो उच्च न्यायालय व्याख्या कर दिया है, अधीनस्थ न्यायालय कभी भी उसी का उपयोग करते हुए वो व्याख्या करता है और अपना जो भी सुनाना है सुनाता है। ठीक, सैन्य पर अधिकारण उच्च न्यायालय के अधिकारिता और अधीक्षण के अंतर्गत नहीं आते। जो सैन्य अधिकरण है, इसकी जो सेना वाला है, वो इसके जो आते हैं उच्च न्यायालय के अधिकार के अंतर्गत नहीं आते हैं। ठीक, ये याद रखिएगा। प्रशासनिक शक्तियां क्या क्या दिया हुआ है उच्च न्यायालय को, ये भी देख लीजिए। प्रशासनिक शक्तियां में तो अधीनस्थ न्यायालयों की कार्यवाही का वितरण मांग सकता है। जो अधीनस्थ में इसके निचले न्यायालय है, तो उच्च न्यायालय उसके कार्यवाही के बारे में निर्णय मांग सकता है या विवरण मांग सकता है। अपने अधीनस्थ न्यायालयों की कार्यवाही के संबंध में नियम बना सकता है कि अधीनस्थ न्यायालय इस नियम को पालन करेंगे, उच्च न्यायालय बना सकता है अपने निचले न्यायालय के लिए। ठीक, इसकी जो जिला अधीनस्थ न्यायालय जो भी है, अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य प्रणाली, रिकॉर्ड, रजिस्टर तथा हिसाब किताब आदि रखने के संबंध में नियम निर्धारित कर सकता है कि आप कैसे रिकॉर्ड रखते हैं, रजिस्टर रखते हैं, हिसाब किताब कैसे रखना है, इस बारे में भी ये नियम बना सकता है। उच्च न्यायालय किसी मुकदमे को अपने किसी अधीनस्थ न्यायालय से किसी दूसरे अधीनस्थ न्यायालय में हस्तांतरित कर सकता है। मान लीजिए कि पटना उच्च न्यायालय में कोई केस है और पटना जिला उच्च न्यायालय में या अधीनस्थ न्यायालय में, और वहाँ पर लग रहा है कि वो जो व्यक्ति है वो इन्फ्लुएंस कर रहा है और वो कुछ पैसा उसा देकर इधर उधर कुछ कर सकता है, तो उच्च न्यायालय क्या करेगा कि उच्च न्यायालय उस केसवा को क्या करेगा कि दूसरे अधीनस्थ न्यायालय या आपको जिला न्यायालय में भेज सकता है या अपने पास भी बुला सकता है। ठीक, वो केसवा को ले सकता है कि उस पर ज़्यादा इन्फ्लुएंस ना हो और इस पर अच्छे से कार्रवाई हो। ठीक, तो यही दिया हुआ है कि अधीनस्थ न्यायालय में हस्तांतरित कर सकता है। उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय के रिकॉर्ड, कागज पत्र आदि निरीक्षण के लिए मंगवा सकता है कि आपकी रिकॉर्ड क्या है, जो अधीनस्थ न्यायालय में है आप क्या रिकॉर्ड रखे हैं, कागज पत्र सभी देखने के लिए मंगवा सकता है। ठीक, उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय के कर्मचारियों को वेतन भत्ते और सेवा आदि के नियम निर्धारित कर सकता है कि उनको वेतन भत्ते सेवा आदि के नियम क्या मिलेंगे। आप देखे होंगे कि उच्च न्यायालय में भी भर्ती निकलता है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायालय के कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकता है। उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है न्यायालय के कर्मचारी की नियुक्ति कर सकता है। इस संबंध में क्या करना होगा कि राज्यपाल उसे लोक सेवा आयोग के परामर्श करने के लिए कह सकता है। जो राज्यपाल है उसे लोक सेवा आयोग के, इसकी जो अलग अलग राज्य के लोक सेवा आयोग होते हैं, परामर्श करने के लिए कह सकता है। अब यहाँ लास्ट देख लीजिए कि अधिकार क्षेत्र का विस्तार देखिए। अधिकार क्षेत्र का विस्तार क्या होता है इनका यहाँ, तो संविधान के अनुच्छेद 230 के अनुसार संसद कानून द्वारा किसी राज्य के उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में न्यायिक कार्यों के लिए केंद्र शासित प्रदेशों को सम्मिलित कर सकता है या उसको अधिकार क्षेत्र से बाहर निकाल सकता है। मान लीजिए कि कोई संसद चाह रहा है कि पटना उच्च न्यायालय में एक केंद्र शासित प्रदेश का भी सम्मिलित कर लिया जाए, उसका भी न्यायिक क्षेत्र पटना उच्च न्यायालय ही बना दिया जाए, तो वो कर सकता है, या पहले से है तो वो निकाल भी सकता है ऐसा। फिर अधिकारिता यहाँ पर देख लीजिए क्या है। देखिए, भारत के उच्च न्यायालय को संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रीट निकालने के असाधारण शक्ति प्राप्त है। ये तो आप जानते हैं कि रीट निकाल सकता है अगर आपका फंडामेंटल राइट का हनन होता है तो। इस शक्ति का विस्तार अधीनस्थ न्यायालय और अधिकरणों के अतिरिक्त राज्य अथवा ऐसे पदाधिकार या व्यक्ति तक है जिसे राज्य का पदाधिकार सौंपा गया है। मान लीजिए कोई व्यक्ति काम कर रहा है, सरकारी नौकरी कर रहा है और वो फंडामेंटल राइट का हनन कर रहा है किसी का, तो उसके खिलाफ भी आर्टिकल 226 के तहत ये कार्रवाई कर सकता है क्या, उच्च न्यायालय। देखते होंगे कि बहुत से ऐसे भी न्यूज़ में चलते हैं, जैसे इलाहाबाद में बहुत से आप देखिएगा यूपी में कि बहुत से ऐसे मामले आते हैं तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय खुद अपने पास मंगवा लेता है ये शक्ति का उपयोग करते हुए कि किसी का फंडामेंटल राइट का हनन होता है और न्यूज़पेपर टीवी वी पर ज़्यादा चलता है, तो या तो सुप्रीम कोर्ट भी मंगवा सकता है या आपको खुद से हाई कोर्ट भी मंगवा सकता है, उसके पास वो शक्ति मौजूद है। तो संविधान द्वारा प्रदत्त होने के कारण यह शक्ति संविधान संशोधन द्वारा छीनी जा सकती है अथवा कम की जा सकती है। इसकी ये तो छीनी का, ये तो एक तरह का बेसिक स्ट्रक्चर है, लेकिन ये संविधान संशोधन द्वारा इसको कम किया जा सकता है। अभिलेख न्यायालय देखिए, अभिलेख न्यायालय नाम से ही पता चल रहा है, अभिलेखाघर का भी नाम सुने होंगे। संविधान के अनुच्छेद 215 के अनुसार प्रत्येक राज्य के उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय स्वीकार किया गया है। अभिलेख न्यायालय में सभी निर्णय और कार्यवाहियों को प्रमाण पत्र में प्रकाशित किया जाता है और उसके निर्णय संबंधी राज्य के सभी न्यायालयों में भी माने जाते हैं। ठीक, यहाँ पर क्या है कि मान लीजिए पटना उच्च न्यायालय को निर्णय दे दिया, तो वो उसके जो नीचे वाले न्यायालय होते हैं वही निर्णय देखेंगे कि ऐसा ही कुछ केस आया तो वहीं आपको देखकर वो भी निर्णय देते हैं। तो यही अभिलेख न्यायालय है कि हर निर्णय को प्रकाशित भी किया जाता है और उसका रखा भी जाता है। इसलिए देखिएगा कि वकील के पीछे बड़े मोटे मोटे बुक आपको ऐसे आपको पूरे खाना में सजाए हुए मिलता है। ठीक, क्यों ऐसे मिलता है? क्योंकि वो उसी का एक केस का पूरा बंडल होता है, एक केस का वो पूरा होता है और उसी को देखकर वो कहीं ना कहीं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का ही होता है और निचले अदालत में अगर कोई जो इसकी वकील है तो उसका देखकर वो आपको जज के सामने ये बोलता है कि देखिए इससे पहले ये आपको निर्णय दिया जा चुका है इस क्षेत्र में, तो उसका उपयोग करते हैं। ठीक, ये वकील सबका काम होता है। तो ये था आपको उच्च न्यायालय से जो भी क्वेश्चन बन सकता था मैंने आपको कराया, यहाँ पर सभी टू द पॉइंट करा दिया। क्वेश्चन भी मैं आपको करा दूंगा। ठीक, तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। कोई भी मन में डाउट है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।